Hello, welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 6 मंथ लो पे चला गया है। हमारे पास अभी $652 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व बचा है। अब एक्चुअली ये लो पे गया क्यों? क्योंकि जब रुपीस फॉल कर रहा था तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोगों ने डॉलर्स को बेचना चालू किया। हम लोगों ने मतलब आरबीआई ने, बट आरबीआई की भी अपनी लिमिटेशन है, तो उन्होंने करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए ये चीज की थी। सितंबर 2024 में $704 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हुआ करता था, जो अभी $52 बिलियन घट चुका है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अगर मान लीजिए मार्केट में दो एंटिटी है, एक के पास मार्बल है, एक के पास कार है। अब मार्केट में कार की डिमांड बढ़ जाती है। अब आप अपने दोस्त को मार्बल देते हैं और वो आपको कार देता है, बट मार्केट में होता क्या है कि मार्बल की डिमांड से ज़्यादा कार की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि कार यूजफुल ज़्यादा होती है। तो जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आपको दो मार्बल लेके भी एक कार देनी पड़े। और अब इसमें जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्बल को आप रुपीस समझ लीजिए और कार को आप डॉलर समझ लीजिए। मतलब डॉलर्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब डॉलर्स में ट्रेड करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका एक और कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ गया है। मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे एक्सपोर्ट करने की जगह। और एक्सपोर्ट तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास कोई रेयर चीज़ हो। मान लो अभी इंडिया में कुछ रेयर चीज़ बन जाती है जिसकी ग्लोबल डिमांड आ जाती है, तो फिर हम रुपीज़ का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे और लोग ज़्यादा डॉलर्स देकर भी रुपीज़ को खरीदेंगे। तो यही गेम होता है करेंसीज का। अब मैं आपको एक पिछला वाला इंसिडेंट बता देता हूँ। जब यूएस ने सब सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर, तो रशिया की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही थी। फिर उन्होंने क्या बोला पता है कि जो भी रशिया की करेंसी में ट्रेड करेगा और अगर वो रशिया की करेंसी वापस करना चाहता है तो कर सकता है, हम उसको उसके बदले में गोल्ड देंगे। तो गोल्ड तो सबको चाहिए क्योंकि वो तो रेयर मेटल है ना। तो उसको चलते हुए रशिया ने अपनी करेंसी रूबेल को स्टेबलाइज किया था। मतलब ये एक स्मार्ट मूव था। और आपने अभी सुना होगा कि इंडिया में भी आरबीआई बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है। अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड की जो 30% इंटरेस्ट रेट की लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया है। जब क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च हुए थे उस वक्त क्या हो रहा था कि अगर लेट पेमेंट होता है या कुछ भी पेमेंट होता है तो क्रेडिट कार्ड 50%, 100% कुछ भी इंटरेस्ट रेट रिकवरी कर रहे थे। अब उसको लेकर लोगों ने कंप्लेन की। फिर 2008 में एनसीडीआरसी लाया गया और उसके बाद ये बोला गया कि आप 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज करेंगे अगर कोई लेट पेमेंट भी करता है। अब इसके ऊपर बहस चल ही रही थी और लोग डिफॉल्ट करना चालू कर दिए। और जिनसे रिकवरी हो भी रही थी उनसे 30% तक ही इंटरेस्ट ले सकते थे, तो ज़्यादा रिकवरी हो नहीं पा रही थी। अब ये जो 2008 का डिसीजन था इसको चैलेंज किया गया। तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि हम लोग इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं करते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, तो दे आर फ्री। तो अभी लोग जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं सतर्क हो जाइए, और हो सकता है तो उसको यूज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो आपको कितना भी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर्स में $8.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2024 में। कभी आपने अपनी प्रॉपर्टी पिछले साल खरीदी और इस साल बेची तो वो आपने अप्रॉक्स 50% गेन के साथ बेची होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नंबर बता रहा है, क्योंकि 51% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट में, जिसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 45% का इन्वेस्टमेंट आया है, ऑफिस की प्रॉपर्टी में 28% का इन्वेस्टमेंट आया है और वेयर हाउसिंग की प्रॉपर्टी में 23% का इन्वेस्टमेंट आया है। ये जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें 63% फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और 37% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इंडिया से ही नहीं हो रहा है, बाहर वाले आके भी दूसरी कंट्री में अपना प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब हो सकता है उनको किसी कारणवश चाहिए हो, रहने के लिए चाहिए हो, और अगर फ्यूचर में उनको कुछ मन हुआ कि उनको वहाँ होटल या कुछ खोलनी है तो बना सकते हैं। समथिंग लाइक दैट इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इंडिया वाले भी फॉरेन में जाके अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग रिच होते हैं वही जाके अदर कंट्रीज में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो वहाँ का जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे वाला जो वर्ग है उनके लिए प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं। इसको चलते हुए ही बहुत सारी जगह बहुत सारे रूल इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि हम लोग हायर टैक्स लेंगे उनसे और सर्टेन थिंग्स हम करेंगे ताकि बाहर के लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी वहाँ पर नहीं परचेस करें। वरना एक दिन ऐसा होगा कि पूरे पूरे देश में 60% प्रॉपर्टी बाहर वाले लेके रख लेंगे। तो आप रियल एस्टेट की कंपनीज देखिएगा, उनके शेयर प्राइसेस में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट आया होगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमेटी ऑफ इंडिया अभी इंटरवीन नहीं करेगा क्विक कॉमर्स के बिजनेसेस में। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्विक कॉमर्स इतना जल्दी जल्दी लॉन्च हो रहा है कि सब लोग क्विक कॉमर्स में आना चाहते हैं। आपने फेमस नेम सुने होंगे, ब्लिंकिट आ गया है, जोमेटो भी क्विक कॉमर्स में घुस रहा है, स्विगी भी घुस रहा है और बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी घुस रहे हैं। तो अब जहाँ भी मार्केट में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने से क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो जाती है
और बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सस्ते में देने लगते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको फास्ट डिलीवरी मिल रही हो और आपको चीपर में भी मिल रही हो। अब वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया था, तो उनको ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसको लेकर कुछ लोगों ने सीसीआई को बोला कि आप इसमें इंटरवीन करिए, बट सीसीआई ने क्लियर कर दिया कि हम लोग इसमें बिल्कुल इंटरवीन नहीं करने वाले। और कहीं ना कहीं पर जो हेल्दी कंपटीशन है वो अच्छा भी होता है। और वैसे भी यहाँ पर अगर इंडिया की कंपनीज है और उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो सीसीआई को ज़्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जोमेटो को जो हाइपर प्योर वेयर हाउसेस है, वहाँ पर एक्सपायरी डेट वाला माल मिला है। एक्चुअली इनका जो हैदराबाद में कुक्तापल्ली पर जो वेयर हाउस है, वहाँ पर रेड पड़ी और वहाँ पर पता चला कि ये एक्सपायर माल था, उसको भी अपने वेयर हाउसेस में रखे हुए थे। और वहाँ पर कुछ माल के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी वो फ्यूचर की थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा बट वो ऑलरेडी गोडाउन पे आ चुका है। अब इसको लेकर जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि ये वेंडर ने किया है और वेंडर के खिलाफ हम लोग सख्त एक्शन लेंगे, और उन्होंने कुछ वेंडर को डिलीट भी कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से। पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस पे आ रहा है तो स्कैन होकर आ रहा होगा, और जब स्कैन आता है तो फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम में दिख जाती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो होता है ना कहीं पर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मामला इतना सिंपल है। कहीं ना कहीं जोमेटो ने भी उसको नज़रअंदाज किया है। तो अगर आप लोग भी जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई एक्सपायरी माल ना आ जाए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पोटैटो के प्राइस 4 साल में हाईएस्ट हो गए हैं अभी। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, वहाँ पर जब भी जिस भी मेस में जाता था, वहाँ पर किसी भी सब्जी में वो लोग आलू घुसेड़ देते थे। आलू प्याज, आलू गोभी, आलू भिंडी। मतलब आलू तो कॉमन ही हुआ करता था, क्योंकि आलू सस्ता मिलता था उस टाइम पे, और हम लोग आलू खा खा के बिल्कुल पच जाते थे। हाँ, पर अभी इसके प्राइसेस बढ़ गए, तो हो सकता है उन्होंने आलू यूज़ करना कम कर दिया। अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो इस साल 66% आलू के प्राइस बढ़ चुके हैं। अब इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि आलू जो मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर क्या है, अनसीजनल कंडीशन हो गई थी, उसकी वजह से वहाँ पर क्रॉप डैमेज हो गई, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। तो दिसंबर में फिर नए आलू आएंगे तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी जो एवरेज आलू का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 32.7 रुपीज़। अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपने अगर आलू लेने गए हैं तो आपको कितने रुपए में मिला। और एवरेज प्राइस की बात करें तो खाली 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। आप ईयर ऑन ईयर पे मत जाइए, हो सकता है कि पिछले ईयर में सेम मंथ में प्राइस लोएस्ट हो और इस ईयर में सेम मंथ में प्राइस हाईएस्ट हो। तो हम एवरेज लेंगे 12 मंथ का, और इधर भी एवरेज लेंगे जितने मंथ हुए उतना, और उसमें 7% की बढ़ोतरी है। और ऐसा नहीं, पूरा जो रिटेल है ना उसमें भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, 5.48 से 6.21% हो गया है। तो मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं सब चीज़ें महंगी तो हुई है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। गूगल ने अपने मैनेजरियल पोजीशन में 10% का ले ऑफ किया है। अभी तक यही सुनने में आ रहा था कि एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ होता था और मैनेजर्स बच जाते थे। मैनेजर्स क्या करते थे, जो भी गलती हुई है उसका बिल एम्प्लॉय पर फाड़ देते थे, और पॉलिटिक्स भी होती थी और एम्प्लॉय को ही निकाला जाता था। बट यहाँ पर अब मैनेजर की बारी भी आ चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि मैनेजर को भी सेम अकाउंटेबल बनाना चाहिए जैसा एम्प्लॉय को बनाते हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है और वहाँ पॉलिटिक्स भी खेल सकता है, और जो बंदा अच्छा कर रहा है उसको भी बोल सकता है कि नहीं आप अच्छा नहीं कर रहे हो, और कुछ न कुछ करके उसको भी निकलवा सकता है। और वैसे भी जो मैनेजर की जॉब होती है वो मैनेज करना होती है, और वो भी कुछ लोग अच्छे से नहीं कर पाते, खाली बस मेलबाजी और व्हाट्सएपबाजी करते रहते हैं। उनको फील्ड का बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर गाइडेंस वो दे नहीं पाते, क्योंकि खुद उन्होंने कभी नहीं किया होता है वो चीज़। चाहे आपका भी कोई मैनेजर हो आपकी कंपनी में, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, उसका नॉलेज बेस चेक कीजिए। अगर उसका नॉलेज बेस नहीं है ना, तो खाली वो बाई हुक और क्रुक वो चीज़ कर रहा है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। मतलब उसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, वो बस एम्प्लॉय को प्रताड़ित कर रहा है और उनसे अपना काम निकलवा रहा है, और आपकी कंपनी की इमेज उससे खराब हो रही है। ये जो पोजीशन पर ले ऑफ हुआ है, ये इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि अभी एआई आ गया है जो मैनेजर का काम ऑलरेडी कर सकता है और एम्प्लॉय की मॉनिटरिंग भी अच्छे से कर सकता है, और उसमें बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इनको ओपन एआई से कम्पीट भी करना है, तो उनको कॉस्ट एफिशिएंसी तो बतानी है। अब आ जाते हैं ओपन एआई की न्यूज़ पे। O3 जल्द ही रिलीज होने वाला है, और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देगा। लो कंप्यूट मोड में उसने 75.7% स्कोर किया है, और वहीं पर हाई कंप्यूट मोड में O3 ने 87.5% स्कोर किया है। इसकी मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी 96.7% है, और इसकी कोडिंग प्रोफिशिएंसी 71.7% है, जो पहले 22.8% थी O1 की। मतलब सोचो O1 से O3 में कितना बड़ा जंप आ गया है। अगर आप पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बोले तो मैं पहले ChatGPT 4 यूज़ करता था, उसमें कोडिंग बिल्कुल गंदी थी। मतलब आप खाली फंक्शन 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 डिराइव करते थे वहाँ से, और फिर उसको इंटीग्रेट अपने खुद से ही करते थे। बट जैसे ही मैंने O1 प्रीव्यू और O1 मिनी पे भी स्विच किया ना, उसकी परफॉर्मेंस फार बेटर थी। और अगर ये बोल रहा है कि वो परफॉर्मेंस 28% थी और अब हम लोग 71% देने वाले ना, भैया फिर सतर्क हो जाए। मतलब अभी कोडिंग सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
मगर आपको कुछ काम भी करना है और वो खाली एप्लीकेशन से होगा, कोडिंग सीख के होगा, तो आप चैट जीपीटी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या फिर प्रो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उससे सारा काम हो जाएगा आपका। ये बोल रहे हैं कि O3 मिनी जनवरी 2025 तक रिलीज हो जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मुझे ये मिले और कब मैं इसको ट्राई करके देखूँ। अब आ जाते हैं एक और न्यूज़ पे, ये भी ओपन एआई की होने वाली है। ओपन एआई ने अपना एक बीटा लॉन्च किया है जो मैक ओएस की ऐप होगी। मतलब मैक ओएस मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैंने उसकी ऐप भी इंस्टॉल की है। पहले उसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स थे, मतलब जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं वैसे ही फीचर्स थे। बट जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हुआ है ना मैकबुक में, मतलब पूरा पूरा एप्पल इकोसिस्टम में, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। मतलब अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं, नोट को भी ऐड कर सकते हैं, आप नोशन ऐप को भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी जो एप्लीकेशन है ना उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, वो उसका कॉन्टेक्स्ट वहाँ से लेगा। मतलब आपने वहाँ कुछ कोड लिख रखा, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया ये वाली लाइन से, और इधर आपने बोल दिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कॉन्टेक्स्ट लेके दे देगा। वरना पहले क्या करना पड़ता था, वहाँ से कॉपी करते थे, फिर यहाँ जाकर पेस्ट करते थे, फिर यहाँ आंसर आता था, फिर इसको कॉपी करते थे, फिर वहाँ पेस्ट करते थे। तो ये वाला झंझट अभी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। और अभी मैकबुक में एक ऑप्शन आ गया है, मतलब जैसे आप पहले फाइंडर कैसे सर्च करते थे, कमांड एंड स्पेस, अगर आप ऑप्शन और स्पेस देते हैं तो फिर आपको चैट जीपीटी का सर्च मिल जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा इन्होंने कुछ एपीआई वाले फीचर्स भी डाल रखे हैं मैकबुक में, तो अगर आपके पास चैट जीपीटी का एपीआई है तो उससे आप कहीं भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ये न्यूज़ है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने इवेंट फीचर लॉन्च कर दिया है। अब इवेंट फीचर जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि आप और हम किसी न किसी ग्रुप पे जुड़े होते हैं। कई बार तो आप भी एडमिन होते हो सकता है आपका फैमिली ग्रुप हो और आप एडमिन हो, या फिर हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो और आप एडमिन हो। आपने कुछ ट्रिप प्लान किया, आप सोचते हैं कि यार कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा पता चल जाए, तो आप क्या करते हैं वहाँ डालते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कृपया मुझे रिस्पॉन्स करें। अब एक बोलता है हाँ, एक बोलता है नहीं, एक बोलता है मैं सोच के बताता हूँ। पता नहीं कितने रिस्पॉन्स आ जाता है और उसको हर बार काउंट करने तो नहीं बैठते, और कौन सा काउंट हुआ कौन सा नहीं काउंट हुआ वो सब नहीं होता। अभी वोटिंग का फीचर है, बट वोटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशन है, कुछ चीज़ें नहीं डाल सकते। तो अभी इवेंट वाला फीचर आ गया है, मतलब आप उस इवेंट के लिए वोट करवा रहे हैं, बट वोटिंग में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आ गए जिससे आप एग्जैक्ट नंबर पता कर पाएंगे, इतने लोग आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे, इतने ने डिसाइड किया, इतने ने नहीं डिसाइड किया। और आपके पास उनके नेम और जो भी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है उसके साथ, क्योंकि जो ट्रिप पे आ रहा है हो सकता है आप उनके लिए कॉस्ट्यूम अरेंज करने वाले हो, तो आपको उनका साइज़ चाहिए होगा, टी शर्ट मतलब जो भी उनको शर्ट साइज़ लगता है वो, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पर ले पाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है और मच नेसेसरी फीचर भी था उन लोगों के लिए जो लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या बहुत बार ओपिनियन लेना पड़ता है, उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। नेटफ्लिक्स ने $5 बिलियन के इंडिया के WWE के राइट्स लिए 10 साल के लिए। अब मुझे तो ये डील समझ में नहीं आई, इंडिया के WWE के वो भी आप 10 साल के राइट्स खरीद रहे हो $5 बिलियन में। मेरे हिसाब से तो बहुत महंगी डील है। या फिर हो सकता है कि इनका जो मार्केटिंग गाय है ना नेटफ्लिक्स वाला, उसको ज़्यादा पता नहीं कि इंडिया में क्या चलता है। अगर यही डील अगर क्रिकेट के लिए होती तो एक बार के लिए हम लोग एग्री हो जाते, क्योंकि इंडिया की जो ऑडियंस है ना वो यूएस जैसी नहीं है। यूएस में क्रिकेट है ही नहीं, तो वहाँ पर WWE ज़्यादा चलता है, बट यहाँ पर क्रिकेट है और क्रिकेट ही ज़्यादा चलता है। तो अगर वो लोग क्रिकेट का बाय करते तो मैं एक बार के लिए समझ सकता था, बट मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया में और वो भी WWE उतना ज़्यादा है नहीं अभी भी, और उसका क्रेज़ मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा बढ़ा भी पाएंगे ये लोग। अब इनको मुझे पता है कि स्पोर्ट मार्केट में भी घुसना था, क्योंकि इनके पास सारे कंटेंट आ चुके हैं। ये लोग गेम्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये लोग नेटफ्लिक्स पर मूवीज़, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। इनको चाहिए था कि हम लोग लाइव शो भी प्रोवाइड करें, तो उन्होंने इंडिया के WWE से इतनी बड़ी डील कर ली। बट मुझे लगता है कॉस्ट जस्टिफाइबल होगी, बट हो सकता है इसके मार्केटिंग गए और WWE के बीच में भी कुछ डील हुई हो। अभी तो टाइम ही बताएगा कि डिसीजन अच्छा रहता है या बुरा रहता है नेटफ्लिक्स के लिए। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। PVR आइनॉक्स ने एक फीचर लॉन्च कर दिया है जहां पर आप जितनी मूवी देखेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा आपको। इसको इन्होंने फ्लेक्सी प्लान बोला है, मतलब आप फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आपने खाली 25% मूवी देखी है, 25% से कम देखी है और 75% रिमेनिंग है, तो आपको 60% पैसा रिटर्न हो जाएगा। वैसे ये नंबर अगर 50 से 75% के बीच में हुआ तो आपको 50% पैसा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर 50% से लेकर 25% तक मूवी बाकी थी और आप चले गए तो आपको 30% रिफंड मिल जाएगा। अभी इसका पायलट लॉन्च हुआ है जो गुड़गांव और दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बट ये फ्लेक्सी टिकट अगर आप लेना चाहते हैं ना तो आपको 10% एडिशनल प्रीमियम देना होगा। बट मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार मैं भी मूवी देखने गया हूँ और बहुत ज़्यादा बोर हो गया तो बीच में निकल के आया और मेरा पूरा पैसा भी चला गया। तो अभी और भी अच्छी बात हो पाएगी, क्योंकि अभी जो भी मूवी रिलीज़ कर रहे हैं ना उनको मूवी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, वरना लोग बीच में से उठ के चले जाएंगे। और ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया पता है, क्योंकि वहाँ पर AI लगा रहेगा जो ट्रैक करेगा कि कितनी देर किस पर्सन ने कितनी मूवी देखी। अब AI का जो यूज़ है, AI का फ़ायदा है वो कस्टमर्स को, मतलब हमें भी मिलेगा, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं पॉपकॉर्न पे, नहीं अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे। आप सभी ने निर्मला सीतारमण का नाम तो सुना है ना, उन्होंने पॉपकॉर्न पर GST लगाया है। पॉपकॉर्न मेरा फेवरेट हुआ करता था, मैं कभी कभी जब मूवी देखने जाता था तो वहाँ परचेस कर लेता था, बट उन्होंने मुझे देख लिया और पॉपकॉर्न के ऊपर भी GST बढ़ा दिया, तो अब मैं वहाँ जाके नहीं खरीदने वाला। उनका कहना ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल पॉपकॉर्न
खा रहे हैं मतलब ऐसे ही घर पे बना के, तो आपको खाली 5% जीएसटी देना है क्योंकि लग्जरी में नहीं है। आपने उसके अंदर नमक डाल दिया तो हम 12% लेंगे, अगर आपने उसके अंदर कैरेमल डाल दिया तो हम 18% लेंगे। यार ये क्या बात हुई यार, एड में कर रहा हूँ, पैसा तुम्हें क्यों दूँ? पता नहीं यार, मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको भी बहुत गालियाँ देते थे लोग, अभी ये हैं तो इनको भी गालियाँ दे रहे। मतलब ये जो है ना, पोजीशन का ही पंगा है, पर्सन का नहीं है। उनको बोलते थे कि आप बोलते कम है, इनको बोलते कि आप बोलते इतना है कि बहुत सारे मीम्स बन जाते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। बट मुझे नहीं लगता ये कहानी सही डायरेक्शन में जा रही है। अब देखते हैं कहाँ तक ये कहानी जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एम्पियर करके ईवी का स्टार्टअप है जिसने 11 गुना लॉस रिपोर्ट किया है, मतलब 215 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मतलब इस समय से पहले की बात कर रहा हूँ। अब पता नहीं जब पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा तब कहाँ जाएगी कहानी। इनका रेवेन्यू 1124 करोड़ हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो अभी 612 करोड़ हो गया है, मतलब 46% का डिक्लाइन आया है। वहीं पर 2023 में इन्होंने खाली 20 करोड़ का लॉस किया था, जो अभी 215 करोड़ हो गया है, मतलब 11 गुना इंक्रीज हुआ है। अब इनके सेल्स का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। इनकी टोटल रेवेन्यू का 70% यानी 432 करोड़ इलेक्ट्रिकल स्कूटर से आया है, मतलब इलेक्ट्रिकल स्कूटर की सेल से आया है। उसके अलावा ये लोग इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर भी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें इनको 2.5 गुना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और अभी इन्होंने उससे 178 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। अब इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो इनका मटेरियल कॉस्ट था ना, वो रिड्यूस होता हुआ दिखा है 40% से। मतलब पहले ये लोग 61% मटेरियल पर स्पेंड करते थे, जो इस साल इन्होंने खाली 40% ही किया है, मतलब 526 करोड़। इसके अलावा इनके एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस 48.5% बढ़े हैं, जो बढ़कर 101 करोड़ हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉय हायर किए हैं, मतलब वर्कफोर्स का एक्सपांशन किया है। वहीं पर अगर आप ओला को देखें तो ओला ने ज़्यादा वर्कफोर्स हायर नहीं की, उनके इलेक्ट्रिकल स्कूटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके खिलाफ सब कंप्लेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो लॉस लो या गाली खाओ। चलिए देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। अब आ जाते हैं आईपीओ मार्केट के बारे में। इस साल अभी तक 1.6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है आईपीओ में, जो 51% ज़्यादा है पिछले साल से। ये 51% का जो हमको ग्रोथ है ना, वो हमको रियल एस्टेट में भी दिखा था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोथ आईपीओ में भी आ रहा है। 2023 में एवरेज इशू साइज 867 करोड़ हुआ करता था, जो अभी 1700 करोड़ हो गया है। मतलब आईपीओ का जो इशू साइज है ना, वो डबल हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पे बात करें तो इन्होंने 14 ट्रिलियन एड किया है, जो इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 3% है, जो पिछले साल 5% हुआ करता था। अब इसमें कुछ फेमस आईपीओ थे, जैसे हिंडई मोटर का आईपीओ था जिसने 27,860 करोड़ रुपए रेज किए थे। फिर आया था मोबीक्विक का अभी रिसेंट आईपीओ, जहां पर उसके शेयर प्राइस 86% ऊपर चले गए थे, और उसने भी $474 मिलियन इकट्ठा किए थे। इसके अलावा रियल इस्टेट में भी 3 फोल्ड इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न आता है या रियल इस्टेट में, बट यहाँ पर जब मैं अल्टीमेट कंपैरिजन करने जाता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट निकल के आता है। अब मुझे पता नहीं कौन सा ज़्यादा क्या है। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।